जय हिंद साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल अवध कोचिंग क्लासेस में। चलिए देखते हैं पॉलिटी की सीरीज यानी कि पॉलिटी की जो सेशन है उसके भाग 15 के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला प्रश्न ये कह रहा है, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद के हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुआ है और किसी ने नहीं किया है ऐसा कार्य, तो वो माननीय अगर कहा जाए तो सबसे बेस्ट सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने ही यह कारनामा किया है और यह खिताब अपने नाम किया है। ये चाहे पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, ये अपनी गरिमा को भली भांति जानते थे और कोई भी अगर अधिवेशन हो रहा है तो उसमें भाग जरूर लेते थे। ये ग्रीष्मकालीन सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, विशेष सत्र हो, किसी सत्र में भी ये जाते जरूर थे। किसी विधेयक पर चर्चा हो तो भी ये उपस्थिति बनाते थे। आगे देखते हैं अगला, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो भैया वास्तविक तो प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन हम लोगों ने आर्टिकल 53 को पढ़ा था। ये आर्टिकल 53 जो है भैया, ये राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन करता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो वो भैया ब्रिटेन में विकसित हुई थी। हमने ब्रिटेन से ही अपनाया है। संसदीय व्यवस्था कहां से ली है? हमने ब्रिटेन से ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तथ्यात्मक यानी कि तथ्य के तौर पर देखा जाए तो संप्रभुता जो मेन पावर है वो किसके पास है? वो है प्रधानमंत्री के महोदय के पास। तथ्यात्मक, संविधानात्मक अगर हम बात करते हैं तो वो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। इन तथ्यात्मक और रियल जो है वो प्रधानमंत्री के पास है। निम्नलिखित में से कौन संसद का स्थायी व उच्च सदन है? संसद का स्थायी और उच्च सदन है वो है आपका राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और स्थायी, ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। अभी इसमें से बहुत से प्रश्न हैं जिनकी मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं क्योंकि आने वाले में अगले क्वेश्चंस हैं भाई। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं अगर मैं बताता तो अभी यहाँ पे आप आसानी से कर लेते, इसलिए मैंने वहां पे अपने आप को होल्ड कर लिया, थोड़ी देर रोका मैंने अपने आप को। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ये कभी भंग नहीं होती है, इसलिए ये परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। ओके, फिर देखते हैं यहाँ पे वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। 250 सदस्यों को ही बात कही गई है राज्यसभा में। आगे देखिए अगला कह रहा है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित होते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 होते हैं। लास, LASS, लास, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों से। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किसका होता है भाई? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। इसकी बात कही गई है चौथी अनुसूची में कही गई है। चौथी अनुसूची में ये बात कही गई है। अनुसूची में ये बात कही गई है, चौथी अनुसूची। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो जिन शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहां पे लोग कैसे चुनते हैं अपना प्रतिनिधि? तो वहां पे विशेष निर्वाचक मंडल होता है। बिल्कुल सही, विशेष निर्वाचक एक मंडल होता है
और वहां फिर लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे कि बात करें, भारत के 8 शासित प्रदेश हैं, जिसमें दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर में ही सिर्फ अगर कहें तो विधानसभाएं हैं, बाकी सब में नहीं है। तो बाकी अगर कहा जाए कि भाई जो 8 थी जिसमें से 3 के पास हैं, 5 के पास नहीं है, तो 5 में क्या होगा भाई? 5 में विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा वहां के नेता यानी कि विधायक चुने जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो निर्वाचन होते हैं इनकी संचय मत पद्धति द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सूची पद्धति के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। बिल्कुल सही प्रक्रिया यही है भैया। राज्यसभा में सदस्यों का जो चयन होता है आनुपातिक प्रणाली के आधार पर ही किया जाता है। अगर विधानसभा में किसी पार्टी के 40 विधायक हैं तो उस 40 विधायक पर एक व्यक्ति यानी कि एक सांसद जो है उस पार्टी का राज्यसभा में नामित होगा। यह प्रक्रिया आनुपातिक कहलाती है। ओके। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। विधानसभा के सभी सदस्य करते हैं। विधानमंडल के सभी सदस्य नहीं। विधानमंडल के सभी निर्वाचित नहीं भैया। यहां सिर्फ और सिर्फ उत्तर होगा विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। अभी मैंने क्या कहा आपसे? राज्यों के लिए प्रत्येक राज्य के राज्यों के लिए प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो यहाँ पे जो निर्वाचित होकर गया है, मैंने कहा ना किसी राज्य में विधानसभा में अगर किसी पार्टी के मिनिमम 40 सदस्य हैं तो वो पार्टी यानी कि जो इलेक्शन लड़ करके आए 40 लोग, उनके आधार पर एक व्यक्ति को भेजेंगे। तो बात अभी इसके पहले मैंने यही समझाने का प्रयास किया आपको कि राज्यसभा में जो चुनाव होता है, जो चुनने की प्रक्रिया है, वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होती है। यह अप्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष कभी नहीं रहती है। क्लियर? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर है? यह राज्य की जनसंख्या पर निर्भर है। सिर्फ राज्य की जनसंख्या ही तय करेगी कि कितनी कितनी सीट मिलनी चाहिए। ओके। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 31 हैं, बिहार में 16 हैं, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का आंकड़ा मुझे पर्याप्त याद नहीं है, मुझे 5 क्रम याद हैं। इसके बाद का देखें तो महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, इसके पास 19 है। फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु की बात करते हैं, इसके पास 18 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे दे भी दिया गया है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितनी सदस्य चुने जाते हैं। भैया 31 अभी हमने पीछे लिख के उत्तर दिया है 31। 16 कहां के लिए हैं? 16 बिहार के लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र में राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं? तो राज्यसभा के प्रतिनिधि दिल्ली और पौंडीचेरी में ही सिर्फ हैं, यहीं पर 2 हैं, बाकी कहीं पर इनको शामिल नहीं किया गया है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, इनमें से किसी नहीं, सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी में है भाई। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने जो है सांसद निर्वाचित होते हैं? तो 16। मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि 16 बिहार से हैं। आगे बात करते हैं। फिर देखें यहाँ पे राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम व्यवस्थित करें। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाना है आपको। तो सबसे अधिक बात है यूपी में, बिल्कुल सही है। फिर महाराष्ट्र, ये भी सही है। फिर आता है अगर देखें तो बिहार तो है नहीं, तो तमिलनाडु आ गया, तो बिल्कुल सही है। अगर बात करें तो इसमें देखें यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 31 सीटें हैं, इनके पास हैं 19 सीटें हैं और इनके पास हैं 18 सीटें। तो 31, 19, 18 ये आपका क्रम सही बना। बिहार होता तो बिहार 16 होता। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम होनी चाहिए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष, मैंने आपको 13वीं स्लाइड में ये बताया है। 13वें भाग में अगर आपको देखा जाए, जो संविधान की जो सीरीज चल रही है, तो 13वें भाग में मैंने सारे व्यक्तियों की आयु लिखी थी। प्रधान बनने की आयु 21 वर्ष, सीएम पीएम बनने की आयु 25 वर्ष, विधायक और लोकसभा का सांसद बनने की आयु 25 वर्ष, राज्यसभा का सांसद बनने की आयु 30 वर्ष और विधान परिषद के सदस्य बनने की आयु भी 30 वर्ष है। 40 वर्ष मैंने बताया था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की है। न्यायाधीश जो हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के लिए भी 40 वर्ष ही बताया गया था मैंने। ठीक है, 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए है, राज्यपाल के लिए है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अगर यही प्रश्न मैं लिखता राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तब यह प्रश्न दूसरा बन जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है, यह भंग नहीं हो सकता। लेकिन प्रश्न कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर कहा जाए तो वो है 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए रहता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष यहाँ पे कितने लोग पदमुक्त होते हैं, 1/3 लोग पदमुक्त होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पॉलिटी आपकी तैयार हो रही है। बस इसी प्रकार अपना प्रेम स्नेह बनाए रखिए। अगले क्लास में यानी अगले भाग में आपको फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।